आपको पहले से मालूम था कि नीतीश जी ऐसा कोई निर्णय लेने वाले हैं? आपको उन्होंने बताया होगा या सलाह ली होगी आपसे? ये फैसला थोड़ा और अति दुखदाई हम लोगों के लिए इसलिए हो गया। जब ये कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उस बात से क्यों मुकर गए और वोट लेने के बाद क्यों गद्दी छोड़ दी? वो एक ऐसा दौर था और वो सही दौर भी है, और ये दिक्कतें हमें बाद में भी आने वाले समय में भी उठ सकती हैं। नीतीश नहीं तो क्या, कुप्रबंधन के बाद अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, और वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। क्या बीजेपी का एहसान माना गया कि जब हमारे नंबर कम थे तब भी आपने नीतीश कुमार को बनाया मुख्यमंत्री, तो अब क्या उसको रीपे करने का टाइम है? राजनीति में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं आपसे असहमत हूँ। 2014 में बीजेपी का प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए नीतीश जी नाराज हो गए थे, मोदी जी ना बने प्रधानमंत्री। तो अगर आप कह रहे हैं कि इतनी आपसी सहमति हमेशा से रही है, जब एनडीए बना तब से अभी तक का आपने उदाहरण दिया कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखाई देते हुए क्या जेडीयू को पहले से ही उनका उत्तराधिकारी या उनका विकल्प सही समय पर नहीं ढूंढ लेना चाहिए था? नहीं, नीतीश जी का विकल्प तो कोई हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति जिसने अभी अभी राजनीति में कदम ही रखा है, पार्टी की सदस्यता ही मात्र ली हो, वो सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाए, क्या इन फैसलों के समर्थन में आप कभी भी रहे हैं या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जेडीयू तो ऐसी पार्टी है जो हमारा साथ देगी, नीतीश कुमार हमारा साथ देंगे। मैं आगे के लिए पूछ रही हूँ, क्या वो विश्वास बीजेपी के अंदर होगा बिहार के मुसलमान का? अभी आपको प्रोजेक्ट करते हैं, आपको कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर राज्यसभा के नॉमिनेशन का जब टाइम आएगा तो आप ये कुर्सी दे देंगे, वो अंडरस्टैंडिंग ही कुर्सी समझे? पे किसी ने नहीं बैठाया, कुर्सी पे तो बिहार की जनता ने बैठाया। आपकी बात से ये अनुमान लगाया जाए कि निशांत जी उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? अब मुझे जेडीयू से आपका पसंदीदा नेता बताइए जो आपको लगता है कि अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू टूटने वाली है? उनके बगैर हम कल्पना नहीं करते हैं जेडीयू की। ये संकट हमारे सामने है, मैं स्वीकार करता हूँ आपके बीच। जेडीयू के 3 नेता हैं, ललन सिंह जी, संजय झा और अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू की तरफ तो कम है, बीजेपी में ज्यादा मिले हुए हैं। भीनी भीनी झीनी चुनरिया, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। तो नीतीश कुमार ऐसे रहे। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बिहार में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है, मतलब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना और राज्यसभा में पहुंचना, इसके बारे में पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। बहरहाल नीतीश कुमार अब उन नेताओं में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सब में अपना समय बिताया हो। अब बड़ी बात यह है कि अचानक से इतनी जल्दी ये फैसला क्यों लिया गया, और नीतीश कुमार अब हटे हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के मायने क्या हैं? बिहार की जनता इसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? जेडीयू कहीं टूट तो नहीं जाएगी? नीतीश कुमार कहीं फिर पलटी तो नहीं मार जाएंगे? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो इनकार कर दे कि जी हम तो नहीं जा रहे राज्यसभा, जो कि उनका पुराना इतिहास है। ये सारी बातें वही बता सकता है जिसने नीतीश कुमार को बड़ा करीब से देखा हो, और ऐसे ही एक नेता है केसी त्यागी जी, क्योंकि उन्हीं के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सारे सवाल उनसे मैं करने वाली हूँ। आपको बता दूं 9 साउथ एवेन्यू में केसी त्यागी जी का घर है अंदर। अब हम प्रवेश करने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि जो हुआ है उसके बारे में उन्होंने भी कभी सोचा था? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब भी करना है, आपको लाइक भी करना है। और अब बिना देर किए मैं अंदर जा रही हूँ, बोर्डिंग पास में दूंगी केसी त्यागी सर को। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका हालचाल लेना चाहूंगी कि तबीयत ठीक है, सब बढ़िया? हाँ, भालो। अच्छा, नीतीश जी, उनकी तबीयत ठीक है, खैरियत है? ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बढ़िया।
क्योंकि उनके तबीयत को लेके ही बड़ी चर्चा होती है, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। अब आगे मैं बढ़ूँ उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं निशान जी का भी हालचाल आपसे ले लूँ कि आपकी बात हुई, वो ठीक ठाक हैं? नहीं, वहाँ पे सब ठीक हैं। नीतीश जी 75 प्लस हैं, इसलिए छोटी मोटी मैं भी 75 प्लस हूँ जी। इसलिए एज इज़ आल्सो अगेंस्ट अस सम टाइम। उम्र भी हम पे असर छोड़ती है कई बार। हाँ, क्योंकि निशान जी को लेके भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से वीडियोस डाले जा रहे हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी तबीयत पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैंने नहीं, मेरा पूछा। शालिनी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि बजाय पर्सनल सवालों के हम राजनीति पर ज़्यादा बहस करें, क्योंकि ये जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसमें तो पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या हो रहा, और एआई ने तो और भी कमाल कर दिया है। तो राजनीति के ऊपर ही अगर मैं सवाल पूछूं, क्या आपको पहले से मालूम था कि नीतीश जी ऐसा कोई निर्णय लेने वाले हैं? आपको उन्होंने बताया होगा या सलाह ली होगी आपसे? बहुत पुराने नहीं, साथी। नीतीश जी सलाह मशवरा सबसे करते हैं, उनके स्वभाव में है, लेकिन उनका निर्णय सबकी सलाह मशवरा के बाद उनका खुद का भी होता है। कई अवसर उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जब उन्होंने हम लोगों की पसंद के भी फैसले नहीं किए हैं, लेकिन चूँकि डेमोक्रेटिकली वो सबसे सलाह मशवरा करते हैं तो हम उनके हर फैसलों में शरीक होते हैं। ये फैसला थोड़ा और अति दुखदाई हम लोगों के लिए इसलिए हो गया कि बिहार की जनता ने जिस तरह से रिएक्ट किया, महिलाओं ने जिस तरह से रिएक्ट किया, अब वो आजकल यात्रा पे निकले हुए हैं, महिलाओं के झुंड उनको घेरे हुए कि इस बार महिला दिवस भी हम लोग नहीं मना पाए ठीक से, क्योंकि आपने अपने आप को बिहार से दूर करने का फैसला किया। असल में 20-21 सालों में जो नया और नूतन बिहार बना, उसको लेकर के इच्छाएं और अपेक्षाएं नौजवानों की भी, महिलाओं की भी, बिहारियों की काफ़ी बढ़ गई थी। उनका इस्तीफे की घोषणा होते ही एक तरह का रुदन जिसको बोलते हैं आप, वो वहाँ पर शुरू हो गया। सब लोग कष्ट में चले गए, कई घरों में खाने भी नहीं बने। तो वो एक दुखद प्रक्रिया थी जो हम सब लोगों को भी वेदना देती है। और राजनीति में, लोक लाज में, शर्म लिहाज में कैसे जिया जाता है, नई पीढ़ी नीतीश कुमार से सीखे। तो जब आपने सुना तो आपको ये लगा कि गलती हो गई या नहीं करना चाहिए था, बने रहते मुख्यमंत्री? आपका दिल क्या कह रहा गलती था? नहीं मानता हूँ। एक उम्र होती है, एक एज होती है, एक एरा होता है। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जब राजनीति में, या हम लोग भी प्रवेश किए थे, उस समय हम लोग को पास संघर्ष के रास्ते थे। जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था बिहार में, फिर समूचे देश में, उसमें हम शामिल रहे। आपातकाल में लंबी जेल हम लोगों की हुई। उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर चरण सिंह जी के नेतृत्व वाला लोकदल बना, उसमें हम साथ थे। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हम साथ थे, वीपी सिंह जी के नेतृत्व में हम साथ थे, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में साथ थे, और फिर उसी परंपरा का निर्वाह कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हम साथ थे। और उसी परंपरा का निर्वाह हमारे मित्र और साथी नीतीश कुमार ने किया। वो जिन बंधनों में रह कर के जिए, राजनीति में इतने बड़े पद पर इतने दिनों रहने के बाद बहुत कम लोग हैं जो साफ निकल के आते हैं। आपके शहर की कबीर की एक लाइन है, भीनी भीनी झीनी चुनरिया, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। तो नीतीश कुमार ऐसे रहे। क्योंकि नीतीश कुमार के इस व्यक्तित्व को आप बता रहे हैं और इसको सब मानते भी हैं, कोई उनका प्रशंसक हो या ना हो, आप जो कह रहे हैं उस पर कोई दो राय कभी किसी को नहीं रहेगी। इसीलिए शायद ये सवाल और उठ रहा है कि जब ये कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उस बात से क्यों मुकर गए और वोट लेने के बाद क्यों गद्दी छोड़ दी? नहीं, वो एक ऐसा दौर था और वो सही दौर भी है, और ये दिक्कतें हमें बाद में भी, आने वाले समय में भी उठ सकती हैं। नीतीश नहीं तो क्या, आज की तारीख में किसी भी पार्टी में नीतीश जी की तो छोड़ दीजिए, उन कदकाठी के आसपास भी कोई नहीं ठहरता है। और नीतीश कुमार मिनटों में, लम्हों में पैदा नहीं होते। 20, 25, 30 साल की त्याग तपस्या के बाद नीतीश कुमार पैदा होते हैं। उन्हें दर्जनों इम्तहान देने पड़ते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के आज तक किसी ने धन संबंधी कोई एक पैसे का भी नहीं उठाया। 2-3 घटनाओं का तो प्रत्यक्षदर्शी मैं ही हूँ। 2004 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो ना
हमारे गठबंधन को बहुमत मिला और ना लालू जी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। 28 सीटें रामविलास पासवान जी की पार्टी को मिली, लेकिन बहुमत किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो रामविलास जी के विधायकों में बेचैनी थी कि विधानसभा भंग ना हो जाए, दोबारा चुनाव न लड़ना पड़े। तो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे अध्यक्ष थे, मैं प्रधान महासचिव था, नीतीश कुमार जी थे, शरद यादव जी थे, ललन जी थे, दिग्विजय सिंह थे और सदन में हमारे नेता थे प्रभुनाथ सिंह। हम 7-8 लोगों की मीटिंग चल रही थी इस सिचुएशन को डील करने के लिए। एक नेता का नाम लेना ठीक नहीं है। प्रस्ताव आता है कि अगर कुछ धन की व्यवस्था हो जाए तो विधायक हमारी तरफ आ सकते हैं। नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं कि इस सब प्रबंधन के कुप्रबंधन के बाद अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, और वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा है नीतीश कुमार। एक किस्सा उनका मुझको सुशील मोदी जी ने सुनाया, जो उनके सबसे प्रिय भी थे और डिप्टी लीडर भी थे, वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। 2010 के चुनाव में कलकत्ता का कोई व्यवसायी है बड़ा, वो पार्टी की मदद करना चाहता है, तो उसको लेकर के मोदी जी, सुशील मोदी जी नीतीश जी के पास जाते हैं कि आपकी मदद करना चाहते हैं और बड़ी भारी रकम है 50 लाख रुपए, ये आपको देना चाहते हैं। उसने हमें क्यों देना चाहते हैं, सारा खर्चा तो एनडीए कर रही है, जाएँ अरुण जेटली के पास, वही सारा प्रबंधन कर रहे हैं चुनाव, उनको जाकर के दें। क्या ऐसा वर्तमान राजनीति में किसी नेतृत्व के द्वारा ऐसा आचरण संभव है? नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इसलिए नीतीश कुमार याद आ रहे हैं, इसलिए अफसोस है, इसलिए जनता कई बार लगती है जैसे कुछ ठगे गए हैं, जिसका जिक्र आपने किया 25 से 30 नीतीश। अगर नीतीश कुमार का चेहरा ना हुआ होता तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ और संकोच के, शायद ये नतीजे बिहार चुनाव के ना। तो फिर जो बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं उसका सम्मान करते हुए तो ये फैसला नहीं होना चाहिए था फिर? अब ये नीतीश कुमार का, हमारे नेता का फैसला है, और ऐसे फैसलों पे नकारात्मक टिप्पणी करने के हमारे यहाँ रिवाज भी नहीं है। क्या तबीयत के चलते ये फैसला लिया गया होगा मैं या किसी दबाव में? क्योंकि दो ही बात आ दबाव रही तो है। नीतीश कुमार पे किसी का होता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये इच्छा अभिलाषा है कि इस बार उनको ये सीट मिलनी चाहिए, तो भी मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ 7 या 8 मौके ऐसे हैं जब बीजेपी की संख्या हमसे ज़्यादा है और मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिलता है। पिछली विधानसभा में भी हम 43 के आसपास हैं, बीजेपी 80+ है। नीतीश कुमार जी प्रारंभिक दौर में मना करते हैं कि नहीं मेरी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोदी जी और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो उनसे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री आप रहेंगे। तो अगर बीजेपी के नेतृत्व के मन मिजाज में ये है कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, तो या तो ये दबाव है और ना ये किसी किस्म की और कोई चीज़ है। नीतीश कुमार को आप ईडी से नहीं डरा सकते, फेरा से नहीं डरा सकते, फेमा से नहीं डरा सकते, सीबीआई से नहीं डरा सकते, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते। अभी उन्होंने राज्यसभा का पर्चा भरा है जिसमें उनकी नकदी 20,000 रुपये निकली है। अब नगर पार्षद बनने के बाद भी अट्टालिकाएँ खड़ी हो जाती हैं। नीतीश कुमार का संसद विहार जो है द्वारिका में, एक फ्लैट निकला है। मैंने, नीतीश कुमार ने, शरद यादव ने, हम तीनों ने 10-10 लाख रुपए अपनी संसदीय उससे पैसे देकर के वो खरीदा था। उस्ताद उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उसके अलावा हम तीनों पे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारे ज़माने में धन संग्रह करना, संपत्ति का लालच रखना, मोह रखना बुरा माना जाता था। हम थोड़ा पहली पीढ़ी के लोग हैं और लोक लाज में जिए हैं। ये पहली पीढ़ी के लोगों का साथ हमें मिलता रहे अगली पीढ़ी को, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा झलका कि क्या आप लोग, क्या बीजेपी का एहसान माना गया कि जब हमारे नंबर कम थे तब भी आपने नीतीश कुमार को बनाया मुख्यमंत्री, तो आप क्या उसको रीपे करने का टाइम है? राजनीति में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं आपसे असहमत हूँ। उन बीजेपी का एहसान नहीं है, हमारी और बीजेपी की आपसी समझदारी है। 1996 में जब अटल जी 13 दिन के बाद प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, तो बीजेपी के नेतृत्व को भी लगा कि अकेले संख्या जुटाना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी लालू जी से अलग हो गए थे,
और 1996 में लड़े तो उनको भी लगा कि नहीं, अकेले वो नहीं जीत सकते, बहुत कम सीटें आई। तो दोनों पार्टी के नेताओं ने तय किया कि कोई बड़ा गठबंधन बनाया जाए। तब एनडीए बना था पहली बार 1988 में। जॉर्ज साहब इसके संयोजक बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने थे। 99 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें एनडीए जीत करके आया था। अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और नीतीश जी रेल मंत्री बने थे। तो ये हम लोगों के आपसी समझदारी का, अंडरस्टैंडिंग के चुनाव हैं। और दूसरा ये है, नीतीश कुमार जी जैसा तेजस्वी नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं था। उनका जो यहाँ का कार्यकाल था एज ए मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में भी, और उसके अलावा रेल मंत्री के रूप में भी। और एक चीज़ और बताऊँ, 2001 में उनको इस पार्लियामेंट का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था। तो वो नीतीश कुमार कोई प्रमोट होकर के बने हों ऐसा नहीं था। वो स्वाभाविक चॉइस लगते थे बिहार के मतदाताओं की, जो सही भी साबित हुआ। अभी आप बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो उसका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दौर भी हमने देखा था जब 2014 में बीजेपी का प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए नीतीश जी नाराज हो गए थे, मोदी जी ना बने प्रधानमंत्री। तो अगर आप कह रहे हैं कि इतनी आपसी सहमति हमेशा से रही है, जब एनडीए बना तब से अभी तक का आपने उदाहरण दिया। देखिए, हम अलग पार्टी हैं, वो अलग पार्टी हैं, और उसके बाद भी एक हैं। और ये 2 दिन का गठबंधन नहीं है। आपकी उम्र से पहले और आपके बर्थ से पहले 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनसंघ के नेता थे उस समय दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की स्थापना की थी। हमारी पैदाइश ही कांग्रेस के खिलाफ है। जनता पार्टी में हम साथ थे। एक एनडीए फिर 1982 में बना था चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का। फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में हम लोग साथ थे। तो हमारा 2 दिन का साथ नहीं है, एक तो ये आप समझिए। और दूसरा ये है कि हम लोगों के बीच में इतनी समझदारी थी। मैंने जैसे कहा कि नीतीश जैसा नेता तब भी कोई नहीं था, और वो अपनी वरीयता और अपने गुणों के आधार पर बने थे। और न बीजेपी का कोई एहसान है, ना हम बदला उतारने हैं। ये हम दोनों के बीच में जो चली आ रही कार्य पद्धति है, ये उसका नतीजा है। अगर आपसे पूछा जाता, अगर सिर्फ आपकी चल रही होती, मैं ये कहूँ कि केसी त्यागी सर को ये डिसाइड करना होता कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बने रहें या राज्यसभा चले जाएं, तो क्या आपका भी यही फैसला होता? नहीं, मैं भी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी और बिहार की जनता भी, जब तक वो जीवित रहें, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते रहें उसी तरह से जैसी शिद्दत के साथ उन्होंने 21 सालों से करी है। तो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, साथियों की तो ये इच्छा है। बीजेपी को क्या ये समझ में आ रहा था शुरू से ही कि नीतीश कुमार जैसा चेहरा तो हमारे पास है नहीं, तो अब ये सही समय है कि उनको हटा के अपना मुख्यमंत्री बना लिया जाए? हटा के शब्द जो है वो नकारात्मक शब्द है। ये सब फैसले आपसी रजाबंदी से होंगे, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी नीतीश कुमार की पसंद का बनेगा, ये भी आप मान के चलिए। और उसको कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। वो कोई फूलों का ताज नहीं है, वो कांटों का ताज होगा, क्योंकि उसमें लोग नीतीश कुमार की शक्ल देखेंगे। और नीतीश कुमार जितना बनना और रहना उतना आसान नहीं है। यद्यपि नीतीश कुमार जी अपने अनुभवों से उसको एनरिच करते रहेंगे, और जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसको नीतीश जैसा पल पल दिखना भी पड़ेगा। लेकिन बनेगा मुख्यमंत्री बीजेपी का ही। अब ये तो नीतीश जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मिलके तय करेगा, लेकिन उनकी पार्टी की संख्या ज़्यादा है, और जब नीतीश कुमार जी नहीं हैं तो उनका एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर है। प्रेशर माने जोर ज़बरदस्ती नहीं, हक भी है। लेकिन ये फैसला अंतिम तौर पे बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार जी मिल करके लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी का भी बनता है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। ये ठीक बात है कि नीतीश कुमार जैसा चेहरा, उनके जैसा व्यक्तित्व बिहार में पहले था भी नहीं, और शायद आगे मिलना बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। फिर भी मैं ये समझना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखाई देते हुए क्या जेडीयू को पहले से ही उनका उत्तराधिकारी या उनका विकल्प सही समय पर नहीं ढूंढ लेना चाहिए था? नहीं, नीतीश जी का विकल्प तो कोई हो नहीं सकता है। जहाँ तक उत्तराधिकारी की बात है तो हम जेडीयू जो है वो समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है।
हम परिवारवाद के खिलाफ भी थे और नेतृत्व थोपे जाने के खिलाफ भी थे। और हमारे नेताओं के इतिहास बताते हैं कि किसी भी बड़े नेता ने, चाहे लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे चरण सिंह जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हों, चाहे वीपी सिंह हों, किसी ने भी अपने परिवार के सदस्य को राजनीति में किसी बड़े पद पर नहीं बैठाया। तो हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बाकायदा खिलाफ थे। इसलिए नीतीश कुमार ने भी या जेडीयू ने भी किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। हाँ, कलेक्टिव तरीके से हम इकट्ठे मिलकर के फैसले लेते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की अनुपस्थिति बहुत भारी जेडीयू को पड़ती है, इसका एहसास हमें होने लगा। तो आपकी बात से ये अनुमान लगाया जाए कि निशांत जी उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? नहीं, मेरी बात से ये कहीं नतीजा नहीं निकलता है। मैं आपके पहले उस सवाल का जवाब दे रहा था जिसमें आपने पूछा था कि कोई विकल्प या कोई उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया। निशांत आए हैं राजनीति में अपनी प्रतिभा पे, अपने गुणों के आधार पर, पार्टी की इच्छा पर, कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें कोई पद मिलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री पद मिलता लेकिन है, नीतीश कुमार जी ने उनको किसी पद के लिए अपने जीवन काल में प्रमोट नहीं किया। 21 सालों में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है निशांत या उनके परिवार का सदस्य कहीं राजनीतिक मंच पे भी कभी दिखाई दिया हो। उप मुख्यमंत्री पद अगर मिलता है लोगों के दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में, तो उसका भी आप स्वागत कीजिएगा? बिल्कुल। मैं अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के संयुक्त प्रयासों से, भाजपा की रजामंदी से अगर कोई चीज़ मिलती है, बनती है, तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसका स्वागत करूँगा। क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और अभी सर आपने खुद ही गिना दिया कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले से अभी तक की राजनीति आपने जिस ढंग से बताई, उस हिसाब से ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार को हम भूल जाएं, निशांत जी को हम भूल जाएं, क्या आप इस राजनीति के समर्थन में कभी भी हो सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अभी अभी राजनीति में कदम ही रखा है, पार्टी की सदस्यता ही मात्र ली हो, वो सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाए? क्या इन फैसलों के समर्थन में आप कभी भी रहे हैं या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक नेता के द्वारा नामित किया जाना और एक कार्यकर्ता और जनता के दबाव में पद प्रतिष्ठा पाना। तो नेता ने तो किसी ने नामित नहीं किया है उसको, निशांत कुमार को, ना उनके पिताश्री ने किया है और ना किसी और अवसर पे ऐसा आया है। जब उन्होंने छोड़ा है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को एहसास हुआ कि जैसे वो नहीं है तो पार्टी को भी क्षति हो सकती है। और जो जन आधार नीतीश कुमार का था वो जस का तस बना रहे, उन परंपराओं को बनाए रखने के लिए ये जनता का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का संयुक्त फैसला है और जो वो फैसला करते हैं वो हमारे सर माथे पे है। नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जेडीयू के पास क्या कोई दूसरा बड़ा चेहरा, योग्य उम्मीदवार नहीं था? क्या नेताओं की इतनी कमी रही? नेताओं की कमी नहीं थी और नेता जो है ना नामित होते हैं, माफ़ करना, जहाँ जहाँ नामित हुए हैं उसके भी कोई बहुत अच्छे नतीजे निकले हों, मैं ऐसा करके नहीं मानता। अब मैं सभी मैं आपने जो जिक्र किया है, मैं चौधरी चरण सिंह जी, राजनारायण जी, चंद्रशेखर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बहुगुणा जी, देवीलाल जी, वीपी सिंह जी, एसआर बुमई साहब, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, नीतीश कुमार के साथ 12 लोगों के साथ पदाधिकारी रहा। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, मेरी कोई लीगेसी इस तरह की नहीं कि मेरे परिवार में कोई किसी पे बड़े पद रहा हो। तो संघर्ष करके, मेहनत करके, पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हुए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो वो परंपरा अब राजनीति में कम भी पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। अब पहले जैसे ये 1980 का आपके बनारस के पास का डेयरी ऑन सोन का फ़ोटो है, इसमें चौधरी चरण सिंह लेक्चर दे रहे, कर्पूरी ठाकुर बैठे हुए हैं, रवि राय जी स्पीकर हैं वो बैठे हुए हैं, नीचे हम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पहले ट्रेनिंग कैंप चलते थे, हम 2-2, 3-3 दिन कैंपों में रहते थे, फिर हमें विरोध में थे, विरोध की राजनीति के भी अनुभव होते थे, झंडे काले दिखाते थे, पुलिस से पिटते थे, प्रदर्शन करते थे, जलूस करते थे।
आपातकाल की लंबी जेलें हमने काटी हैं, तो वो अब सब चीज़ बंद होगी। अब तो आपके व्हाट्सएप पे कई चीज़ें तय हो जाती हैं। हमारा ज़माना ऐसा नहीं था। तो तकलीफ होती है इस ज़माने की राजनीति देख के? नहीं, आश्चर्यचकित होते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग पढ़ने लिखने में भी होशियार थे, नीतीश जी भी, हम भी, शरद यादव जी भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन समाज का बदलाव और जो आखिरी आदमी है उसकी आंखों के कुछ आंसू हम कम कर दें, माना कि चमन को ना गुलजार कर सकें हम, कुछ खार तो कम कर दिए, गुजरे जिधर से हम। ये हम लोगों की फिलोसफी और परंपरा थी शानदार। कि किसी के आँख के दो आंसू अगर पूछ जाएँ, ऐसा समाज बने जहाँ जात धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी का भेदभाव ना हो, किसी को जात धर्म के आधार पर असमानता का मुकाबला ना करना पड़े, अपमान का मुकाबला ना करने, ऐसा ज़माना बने। ये हम लोगों की इच्छा अभिलाषाएँ थी। आपकी जो इच्छा अभिलाषा थी या है, यही नीतीश कुमार की भी इच्छा अभिलाषा थी और रही। यही वजह थी सर कि हम देखते रहे कि बिहार का किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति था, उसने नीतीश कुमार को वोट दिया। खासकर अगर एनडीए की मैं बात करूं और बिहार की बात करूं तो बिहार का जो मुस्लिम था उसके पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल था कि मैं नीतीश कुमार को वोट दे सकता हूं, चाहे भले बीजेपी का साथ उनके पास बिहार में है। अब जब नीतीश कुमार हटते हैं तो क्या बिहार का मुसलमान बीजेपी को चुनेगा? देखिए, मैंने दर्जनों मुस्लिम भाइयों को रोते हुए देखा है उनके इस्तीफे के बाद, और ये विश्वास जो मैं फिर वही कहता हूँ, ये 2 मिनट या 2 घंटों में, 2 लम्हों में नहीं बनता। जो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो बदहाली का बिहार था। जातियों के सेनाएं बनी हुई थी, और मंडल के बाद जिस तरह की जातीय युद्ध सड़कों पे हो गया था, वर्ग युद्ध के बजाय वो जातीय संघर्ष हो गया था, वो बहुत बुरा दौर था। सड़कों पे निकलना बंद था, और ये पलायन तभी का है जो व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को असुरक्षित महसूस करके बिहार छोड़ने लगा था। तो उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में तालमेल करनी थी। नीतीश जी ने स्वर्ण आयोग भी बनाया और पिछड़ों का सशक्तिकरण किया। उनका मानना था कि दोनों के बीच में समन्वय हो सकता है। लालू जी ने जो खाई बहुत गहरी कर दी थी उसको पाटने का काम किया। फिर मुसलमानों को भी एहसास दिलाना था कि हम उनके हितों के लिए सचेत रहेंगे और भेदभाव नहीं होगा। इतिहास गवाह है, जहाँ 55% मुसलमान रहते हैं किशनगंज, वहाँ से शाहनवाज हुसैन बीजेपी के टिकट पर एनडीए ने जितवाया है, जो हमारे विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी है। तो हमने कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं बरता। ईद रही हो, कृष्ण जन्माष्टमी रही हो, सिखों का रहा हो, होली हो, दिवाली हो, कभी भी किसी त्यौहार पे, किसी अवसर पे, किसी मौके पे, किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी आयोजन में उनको लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार में किसी तरह का कोई भेदभाव, और ये भेदभाव ना हो उसके लिए बड़े परीक्षाएं देनी पड़ती। सर, मैं ससम्मान जो सवाल आपसे पूछा था उसे फिर दोहराऊंगी। शहनवाज हुसैन सर का भी हमने पॉडकास्ट किया है, बड़े शानदार इंसान वो हैं। मैं सवाल इसलिए दोहराऊंगी क्योंकि आपने मुझे अतीत की बात बताई। मैं बहुत क्लियर भविष्य के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से मुस्लिम लीडर्स का जिनका पॉडकास्ट किया, इंक्लूडिंग अभी हमने अहमद पटेल की बेटी, उनका पॉडकास्ट किया, इसके पहले हमने इकरा हसन जी का पॉडकास्ट किया। ये सब कहते हैं कि बीजेपी तो मुस्लिम लीडर को, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट तक नहीं देती है। मैं भविष्य की बात आपसे पूछ रही हूँ कि आज तक जब तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दे दिया है, बिहार का मुसलमान साथ है, खुश है और दिल से पक्का है कि जेडीयू तो ऐसी पार्टी है जो हमारा साथ देगी, नीतीश कुमार हमारा साथ देंगे। मैं आगे के लिए पूछ रही हूँ, क्या वो विश्वास बीजेपी के अंदर होगा बिहार के मुसलमान का? ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछें। मैं तो अपनी पार्टी और अपने नेताओं के बिहाफ पर ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भी नीतीश कुमार जो नींव रखी है सांप्रदायिक सद्भाव की और सामाजिक न्याय की, उसकी एक ईंट भी हम कम नहीं होने देंगे। ये एश्योरेंस मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारी मित्र पार्टी का सवाल है, तो उनके नेताओं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने तो लोकसभा में भी एमपी बने, हमारे 3 एमपी हमारे राज्यसभा में रहे जो नॉमिनेटेड होते हैं पार्टी के द्वारा। हमारे तो मिनिस्टर भी आज भी मुसलमान हैं, जमा खान
जो हमारी पार्टी की टिकट पे जीता, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी और आंसर वो जेडीयू के बिहाफ पर है। ये चर्चा जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नीतीश कुमार जी ने, तब से ही हो रहा था कि 5 साल तो वो नहीं रहने वाले। अंदर खाने हर कोई इस बात को बोल रहा था। हालांकि दबी जबान लोग ये भी कह रहे थे कि साल भर तो कम से कम अभी वो रहने ही वाले हैं। इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी को नहीं आभास था, क्योंकि आप उनके हमेशा से करीबी रहे हैं और आपकी चर्चा ना भी होती हो तो हवाओं का रुख आप समझ सकने वाले लीडर हैं। आपको ये लगा था कि होली के दिन ऐसा हो जाएगा? देखिए, मेरा और नीतीश कुमार का 52 सालों का साथ है। कभी 74 में हम मिले थे, फिर आपातकाल में जेल चले गए, और जनता पार्टी का जो युवा संगठन बना था उसमें मैं दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। फिर मेरी निकटता उनसे बढ़ी क्यूबा में, हवाना में इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल था, उसमें 15 दिन हम दोनों साथ साथ रहे। मैंने एक इंसान के रूप में एक बेहतरीन दोस्त भी पाया और एक अच्छा इंसान भी पाया, जो किसी तरह की सामाजिक बुराई से दूर था। और तब से अब तक इन जिन नेताओं के मैंने नाम गिनाए, उनके साथ हम दोनों ने साथ साथ काम किए। होली पर के मौके पर जो हुआ है वो किसी भी नेता के द्वारा अपने निर्णयों को परिपक्वता के साथ भांपने का भी और उसको अमल में उतारने का भी एक अवसर होता है। कई और नेताओं के भी ऐसे उदाहरण हैं। फिर उसमें मैं निरंतर के साथ कहना चाहता हूँ, ये पद उन्होंने अपने बेटे को बनाने के लिए नहीं त्यागा है। जो अंडरस्टैंडिंग उनके भाजपा के नेताओं के बीच में बनी रहती है, उसको सम्मान देने के लिए भी हो सकता भी, ऐसा भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या 3 महीने पहले भी ये अंडरस्टैंडिंग थी और उस अंडरस्टैंडिंग के ही आधार पर ये एक प्लान बनाया गया कि चलो अभी आपको प्रोजेक्ट करते हैं, आपको कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर राज्यसभा के नॉमिनेशन का जब टाइम आएगा तो आप ये कुर्सी दे देंगे? वो अंडरस्टैंडिंग ही कुर्सी समझे। पे किसी ने नहीं बैठाया, कुर्सी पे तो बिहार की जनता ने बैठाया। मैं थोड़ा शब्द आपके ठीक करना चाहता हूँ माफ़ी के साथ। और जनता के ही प्रेम का, ममता का, मोह का, वात्सल्य का नतीजा था कि वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। हर मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद उसका मूल्यांकन होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब महिलाओं को मैं बताऊं, क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि बिहार के हर थाने में 35% महिलाएं हैं, 35%। अब शराबबंदी का लीजिए, इसको लेकर कई लोग विरोध करते हैं। जो बिहार का और आपके पूर्वांचल का भी जो बैकवर्ड समाज है, उसमें शराब एक ऐसी बीमारी है कि परिवार के परिवार तबाह होते हैं, महिलाएं अपमानित होती हैं। नीतीश कुमार चुनाव में जाते थे तो महिलाएं घेरती थी कि सब काम छोड़, इस शराबबंदी तने करा दे, हमारा मर्द आई मारपीट करी, डोट। अब जिसके हाथ में शराब का अड्डा होता था वो शाम को सब्जी लेके आता है। और जो आंकड़े वहाँ के प्रस्तुत हुए हैं उसके मुताबिक नारी उत्पीड़न के सबसे कम केस बिहार में हुए। ये नेता के नेतृत्व की पहचान होती है। ना चाहते हुए भी हमें जब एक कैप्टन जाता है तो दूसरा कैप्टन तो चुनना ही पड़ता है। जब धोनी गए इंडियन टीम से तो बहुत लोगों के फेवरेट वही थे, लेकिन फिर बनाना ही पड़ा विराट कोहली को कैप्टन। अब उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार जी तो जा रहे हैं राज्यसभा, ये सभी को मालूम है। अब मुझे जेडीयू से आपका पसंदीदा नेता बताइए जो आपको लगता है कि अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जिस परंपरा से निकली हुई हमारा आंदोलन है वो है समाजवादी आंदोलन। उसमें नामित नहीं होते। नीतीश कुमार भी नामित नहीं है। कर्पूरी ठाकुर एक नाई परिवार के घर में पैदा हुआ था जिसको भारत रत्न मिला, वो भी नामित नहीं था। तो हमारे नेता नामित नहीं होते। कोई योग्य नहीं, जो जनता नामित करती, योग्य सब हैं, योग्यताओं की कोई कमी नहीं है। इतने सीनियर लोग हैं पार्टी में जो कर्पूरी ठाकुर के, चौधरी चरण सिंह के समय के हैं, लेकिन नामित नहीं होते। हमारे यहाँ पार्टी तय करती है और जनता किसको विश्वास करती है। नीतीश कुमार भी कोई 2 घंटे में नहीं बन गए थे। नीतीश कुमार 77 में हार गए थे, नीतीश कुमार 80 में हार गए थे, 84 में बने तो वो इतनी प्रतिभाएं उसके अंदर थी। फिर वो 89 में हम दोनों साथ MP बने, वो मिनिस्टर बन गए थे। तो जनता परीक्षाएं भी लेती है। अगले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की परीक्षाएं ऐसे हो पाएंगी? जनता सबकी परीक्षा लेती है इस बार तो, लेकिन नामित ही होगा। जो भी पार्टी तय करती है उसको नामित भी कह सकते हैं और उसको चुना हुआ भी कह सकते हैं।
आखिर वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनको भी जनता के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है, और वो किसी को पसंद करते हैं तो नामित भी है और प्रतिनिधि भी है, दोनों चीज़ें। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू टूटने वाली है? नहीं, जेडीयू नहीं टूटती। जेडीयू माने नीतीश कुमार है। हालांकि हम व्यक्तिवादी राजनीति के खिलाफ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कर्तव्यों से ऐसा ढांचे में ढाल दिया है इसको, जेडीयू को, कि उनके बगैर हम कल्पना नहीं करते हैं जेडीयू की। ये संकट हमारे सामने है, मैं स्वीकार करता हूँ आपके बीच में, कि उनकी अनुपस्थिति में या उनकी जोरदार उपस्थिति ना होने की वजह से हम जेडीयू कल्पना नहीं करते, वो उसके पर्यायवाची हो गए थे। हम जैसे देखते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को समेट के रख सकता है, वो एक ग्लू का काम एक तरह से करता है कांग्रेस के लिए, क्या वैसे ही अब हाल जेडीयू के अंदर भी है? आप क्या आर श्योर कि वो ग्लू का काम कर रहा है? बहुत से कांग्रेसी लीडर्स ने क्योंकि कहा है, इसलिए मैंने कहा। पूछ रहा हूँ कि क्या ग्लू इज डूइंग इफेक्टिव वर्क? नहीं, ग्लू से तो छिटक के देखिए, इसमें ऐसा है, जो आप निशांत जी के बारे में पूछना चाहते हैं, विद ऑल माई लव फॉर हिम, उनको भी कई परीक्षाएं देनी पड़ेगी। उन्हें अपने आप को जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति आंसरेबल होना पड़ेगा। उनको वही सादगी, वही डेडिकेशन, वही सेक्रीफाइस दिखाना होगा जो उनके पिता श्री नीतीश कुमार में था। इसलिए उन्हें अभी कई परीक्षाएं देनी हैं। मैं इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई आपके और नीतीश कुमार की दोस्ती का कोई किस्सा अगर आप हमें बताएं, जो वैसे व्यूवर्स को ना पता हो, या कभी कोई संस्मरण जो आपको याद आता हो पर आपने बहुत इन जनरल बताया ना हो? नहीं, मैं संस्मरण हमारे बहुत हैं, बहुत तरीके के हैं, बहुत हमने ट्रैवल साथ किया है, बहुत सम्मेलनों में हम साथ रहे हैं, लेकिन वो इतने संकोची रहे हैं कि एक तो वो फालतू जो गपबाजी और बहसबाजी उसका हिस्सा नहीं बनते थे, और अपने विचार पर वो इतने दृढ़ रहते हैं कि शरद यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूँ और वो भी लोकसभा में हैं, तो शरद यादव महिलाओं के आरक्षण को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो अर्बन महिलाओं को मिलेगा, महिला आरक्षण का, ये वो बयान दे देते हैं और उसका विरोध करते हैं। नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये मैंने उनको पहली बार देखा अपने किसी सीनियर से बहस करते हुए। उन्होंने कहा कि आपका वक्तव्य गलत है, महिलाओं के आरक्षण के लिए हम कमिटेड हैं, और 30% का 33% की जो आरक्षण है वो लगना चाहिए। हाँ, आप इसमें ये कर सकते हैं कि कोटा विद इन कोटा कर दीजिए। जो गरीब जातियों की, पिछड़ी जातियों की, वंचित समाज की जो महिलाएं हैं, एक कोटा उनका निर्धारित कीजिए। लेकिन इसका नीतीश जी, शरद जी, आप इसका विरोध मत करिए। और इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार इस मामले में शरद यादव को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। शानदार। एक और सवाल मैं पूछूंगी सर, क्योंकि राजनीति के गलियारों में ये भी बड़ा सुर्खियों में रहा है बीते दिनों में। आखिरी अब लैंडिंग की तरफ ही बढ़ती हूँ आगे। ये कहा जाता है कि जेडीयू के 3 नेता हैं, ललन सिंह जी, संजय झा और अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू की तरफ तो कम है, बीजेपी में ज़्यादा मिले हुए हैं। नहीं, अभी तो कोई ऐसा प्रसंग देखने को नहीं मिला, चूँकि अभी तक तो सभी फैसले नीतीश कुमार जी की सहमति से होते रहे। एक सदन में नेता हैं, एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उनकी उपलब्धता नीतीश कुमार जी के लिए और नेताओं के मुकाबले में ज़्यादा रहती है उनके निकटता की वजह से। लेकिन बीजेपी और जेडीयू चूँकि संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी प्रचार और प्रसार ज़्यादा है। ये जो कहा जा रहा था कि तोड़ने में जेडीयू का, जेडीयू नहीं टूटता है जब तक नीतीश कुमार हैं, उसकी लीगेसी हैं, वो सवाल हैं सामाजिक न्याय के, समरसता के। नीतीश कुमार को ना कोई कमज़ोर कर सकता है, ना उसकी लीगेसी कोई तोड़ सकता है। क्या इसका मतलब ये समझें कि नीतीश कुमार तक ही आपको भरोसा है, उसके आगे के लिए आप बहुत आशान्वित नहीं दिखाई देते? मैं उन सवालों के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ जो समाजवादी आंदोलन के गर्भ से निकले हैं, जिसको मैं और नीतीश कुमार पिछले 50-52 साल से एक पताका के रूप में लेकर के चल रहे हैं। मेरा उसमें भी विश्वास है। अब आगे बिहार की जो ग्रोथ है वो उस लेवल पर आप होते हुए देख पा रहे हैं जो अभी तक थी? क्योंकि इतना तो क्लियर है सर कि नीतीश कुमार तो अब नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो अब चाहे वो जेडीयू का बने, बीजेपी का हो या ना हो, जो धारा, जो प्रवाह
जो सवाल नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में, चाहे विकास के हों, महिला सशक्तिकरण के हों, वो सवाल अब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। वो जनता का भी प्रेशर है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर है, कोई मुख्यमंत्री बने, किसी दल का बने, उन सवालों से दूर और अछूता नहीं रह सकता। अगला चुनाव जब हम बिहार का देखेंगे तो ऐसा तो नहीं लगता आपको कि वो आरजेडी बनाम बीजेपी हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता कि आरजेडी टेक ऑफ करेगी। उस पॉलिटिक्स को भी बिहार की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। एक तो वो घोर परिवारवादी पार्टी हो गई है एक, और दूसरा नयापन उसमें कुछ नहीं है। अगर होता तो लालू जी इतने लंबे समय से 2004 से उस सत्ता से बाहर हैं। कभी थोड़ी बहुत देर के लिए आए हैं तो नीतीश कुमार जी की बदौलत ही आए हैं, और वो आक्रामकता, वो सवालों की प्रखरता, वो सादगी, वो वैचारिक प्रतिबद्धता न आरजेडी के नेतृत्व में है, न कार्यकर्ताओं में है, जो उसको जेडीयू प्लस बीजेपी कम्बिनेशन के सामने खड़ा कर सके। अब जो मैं सवाल सर आपसे पूछ रही हूँ, चाहे भले ही से आप मेरी नासमझी ही मानिएगा, मैं अपने व्यूवर्स को भी क्लियर कर दूं कि मैं परिवारवाद के कभी भी पक्ष में नहीं रही हूँ, और मैंने टीवी पे कई डिबेट्स ऐसे की हैं जिसमें मैंने खुद ये कहा है कि परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन बीते दिनों हमने ये देखा है सर कि वो पार्टियां जो परिवारवाद को लेके आगे चल रही थी वो तो फिर भी सस्टेन कर रही हैं। चाहे आप आरजेडी की बात कर लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, लेकिन वो पार्टियां जो परिवारवाद की राजनीति नहीं लेके चल रही थी, उसमें मायावती जी का नाम है। अभी तृणमूल कांग्रेस के बाद आगे समझ नहीं आता है कि ममता दीदी के बाद कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद समझ नहीं आता है आगे कौन होगा। तो वो पार्टियां जो परिवारवाद लेके नहीं चल रही थी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो पार्टियां जो लेके चल रही थी, अब जीत हार जनता मानती है नहीं मानती है, स्वीकारती है नहीं, इन सब को हटाते हुए वो पार्टियां दिखाई दे रही हैं जिंदा। नहीं, आपकी नासमझी नहीं मैं मानता हूँ। इसका उलट भी एक उदाहरण है। अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल की धरोहर उनके बेटे सुखबीर के पास थी, आज कोई विधायक नहीं है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल, उनकी विरासत के 2 विधायक हैं। और भी कई जगह का मैं आपको बता सकता हूँ। मायावती जी के भतीजे और भाई दोनों राजनीति में 24 घंटे सक्रिय हैं। ममता दीदी के जो भतीजे हैं अभिषेक, वो 48 घंटे सक्रिय हैं। अब ये बात सही है कि जो विचारों के सवाल पे चलने वाली एक पार्टियां हुआ करती, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां थी, ख़त्म होगी, कमज़ोर होगी। समाजवादी आंदोलन है, कमज़ोर हो गया। तो जो नया युग है उसमें व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है और उसकी जो विरासत है उसका भी रोल रहने लगा है। लेकिन विरासत हर जगह और हर बार सही साबित हो, मैं ऐसा भी नहीं मानता। पहले भी आपने कहा कि बिहार नीतीश कुमार ही चला रहे थे, उनकी सोच ही आगे बढ़ा रही थी। अब क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो अलग तरह की राजनीति है वो बिहार को चलाएगी? नहीं, संयुक्त रूप से चलेगा। बिहार अकेले ना हम चला पाए और न लालू जी चला पाए पिछले 20-25 साल से, न बीजेपी चला पाए। हमारे में बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सीमा को ना वो पार करते हैं ना हम पार करते हैं। तो आपसी सामंजस्य को, तालमेल को लेकर के, और जो सवाल ऐसे हैं जो जिस पे कोई उत्तेजना हो सकती है, उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। अब बड़ा भाई बीजेपी हो गई है बिहार में? पहले भी बड़ा भाई थी, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई का उस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वो बड़ा भाई भी रह कर के कई बार छोटे भाई की भी भूमिका निभाते थे। हम छोटे भाई होकर के कई बार बड़े भाई की भी भूमिका निभाते थे। तो हम लोग जुड़वा थे। We were separated at birth। हाँ। अब ये सवाल फिर माफ़ी के साथ मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को धीमे धीमे ख़त्म करती चली गई और जेडीयू को इस बात का आभास भी नहीं हुआ। जेडीयू एक विचार है, मैं इसको पार्टी के रूप में नहीं देखता, चूँकि मेरा जो प्रारंभिक राजनीतिक जीवन है वो किसी नेता में नहीं था, विचार में था। उसका था इक्वलिटी, प्रोस्पेरिटी एंड सेक्युलरिज्म। जो नीतीश कुमार का था और नेताओं का था, तो ना तो सेक्युलरिज्म का विचार खत्म होता है, और जो समाज का वंचित वर्ग है उसको राजकाज में हिस्सेदारी मिले, ना एक कंसेप्ट खत्म होता है। हम रह न रहें, नीतीश जी रह न रहें, कोई और नेता रह न रहें, जब तक ये असमानता की लड़ाई जारी है जेडीयू का कंसेप्ट जिंदा रहेगा। ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ।
जब से मैंने आपसे बात शुरू की है तब से लेके अभी तक आपने नीतीश कुमार की तारीफ़ ही की है, आपने जेडीयू की वैचारिक बातें हमें समझाई हैं। और इतना पुराना लीडर जो जेडीयू में रहता है, अचानक से कोई एक दिन आकर के कहते कि वो जेडीयू में है भी या नहीं है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कौन है, तो उस पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, चूँकि मैं पर्सनल होता नहीं हूँ ज़्यादातर। किसी ने अगर ऐसी टिप्पणी की है तो मैं उसको भी क्षमा करता हूँ। और ये कोई जेडीयू नहीं है ये पहले जनता दल था, सिर्फ यूबी नहीं था, उससे पहले लोक दल था लेड बाई चौधरी चरण सिंह, उससे पहले जनता पार्टी थी लेड बाई चंद्रशेखर एन। तो मेरी तो उत्पत्ति वहाँ से है। तो ये घटते घटते झुकते झुकते अभी जनता दल यू हो गया। तो मैं तो जो इसके निर्माता हैं, मैं 9 अगस्त 1974 को लोक दल में भर्ती हुआ था, जिसमें चौधरी चरण सिंह इसके अध्यक्ष थे, बीजू पटनायक जी नमन के पिताजी वो उपाध्यक्ष थे, पीलू मोदी इसके जनरल सेक्रेटरी थे, राजनारायण जी, मुलायम सिंह यादव, देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर जी इसके नेता थे। तो मैं तो उस परंपरा से हूँ, इसलिए कोई मेरे बारे में क्या कहता है ना, उससे तो मेरी योग्यता पे फ़र्क पड़ता है, न मेरी प्रतिबद्धताओं पे पड़ता है, न मेरी सीनियरिटी जूनियर पे पड़ता है। और किसी ने अगर ऐसा वक्तव्य दिया तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। कभी आपको तोड़ने की कोशिश की गई थी, कहीं से प्रलोभन कभी मिला रहा कभी हो? नहीं। हाँ, चंद्रशेखर जी चाहते थे मुझको कि मैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं। जब जनता पार्टी का विघटन हुआ था तो मैंने बहुत विनम्रता से यहीं साउथ एवेन्यू के एक मकान में उनसे माफ़ी मांग ली थी कि नहीं, मैं वीपी सिंह जी के साथ रहूँगा। तो तोड़ने की नहीं, वो चाहते थे कि मैं उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनूं। उस समय के कई नेता और कार्यकर्ता भी अभी जीवित हैं, लेकिन मैं विचार पे डटा रहा। और जो संसदीय भाषा है, जो उपलब्धियों की भाषा है, उसमें वैचारिक तौर पे मुझे काफ़ी उपलब्धियां मिली, लेकिन तमगे जो सरकारी होते हैं वो नहीं मिल पाए। आगे आने वाले समय में जब मैं दोबारा इंटरव्यू आपका करने आऊँगी, तब तक बहुत से जेडीयू नेता बीजेपी में तो शामिल नहीं हो जाएंगे, ये भी ज़रूर पूछना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं, आपके लिए तो नहीं पूछूंगी, जाहिर सी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता है हाँ। कि बीजेपी भी ऐसा करेगी और जेडीयू के नेता भी ऐसा करेंगे। ये सही है कि बीजेपी के पास हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, बीजेपी हमसे बड़ी पार्टी है, और जो जिस तरह का वातावरण है उसके नेतृत्व का, उसकी लोकप्रियता का, तो वो हमसे बड़ी और मजबूत तो दिखती है, इसमें दो राय नहीं। धन्यवाद सर, आपने इतना समय भी दिया, शुभकामनाएं आपको भी। मेरे बीच में भी पॉडकास्ट में ये कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बड़ों का साथ है वो अगली पीढ़ी को भी मिलता रहे, आप लोगों के विचार भी और आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिलता रहे, हम यही चाहते हैं। और बिहार को किसी भी तरह से हर्डल ना आए। मैं तो, मेरे सारे मित्र बिहार के हैं। आखिरी सेंटेंस है वो राजनीति से भरा हुआ है कि हमारे विचार भी आपको, तो हमारे विचार तो कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं कई बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।